Hi everyone, this is me Ananya and you're watching Study Time with Ananya. So today in this video, I am going to teach you History Class 12 NCERT Chapter 3 Kinship, Caste and Class around 600 BCE to 600 CE Early Societies. Last chapter में हमने अराउंड 600 BC टू 600 CE के बारे में ही पढ़ा था, बट इस चैप्टर में हम इनकी सोसाइटीज़ के बारे में जानेंगे. सोसाइटीज़ इन द सेंस कि पहले फैमिलीज़ कैसे थी, वो खाती कैसे थी, वो सारे साथ में रहते थे, मैरिजेस कैसे होती थी पहले के टाइम पे, और मतलब जो भी है. और हमारे महाभारत के अकॉर्डिंगली जानेंगे कि जो हमारा महाभारत है, आप सबको पता हो कि महाभारत हमारी ग्रेटेस्ट एपिक है. इट इज़ वेरी फेमस, ऑल यू आर अवेयर अबाउट महाभारत. आई नो क्रिटिकल एक एडिशन है महाभारत, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे महाभारत में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टू कजिन्स के बीच में, कौरवास और पांडवास के बीच में, लैंड और पावर के लिए. क्योंकि आपको पता है मिलना सिंहासन मतलब थ्रोन पांडवास को चाहिए था, बट कौरव बोल रहे थे कि नहीं, हमारे पापा किंग थे युधिष्ठिर, तो हमें ही मिलेगा. बट स्टिल उन्हें नहीं मिला था जब बैटल हुआ एड ऑन हो के जो भी, बट स्टिल लास्ट में पांडवास ही जीते थे क्योंकि राइट उन्हीं का बनता था. सो यही है महाभारत की स्टोरी. और अब तो लॉकडाउन पीरियड में कितनी बार आई है टीवी पे महाभारत, आपने देखी भी होगी. महाभारत 2-3 बार रिपीट हो चुकी है और अभी भी शायद आ रही हो किसी चैनल पे, आई डोंट नो. सो महाभारत की स्टोरी से आप लोग सब अवेयर होंगे. और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे आपने सुना होगा कि गोत्र क्या होता है, वुमेन को क्या एसेस थे प्रॉपर्टीज़ के, किस गोत्र में कैसे शादियाँ होती थी, क्या स्टाइल था, ये सब हम इसमें जानेंगे. और जो हमारी महाभारत है वो एक ग्रेटेस्ट एपिक है. ओके, सो ये तो हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन. लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. ये क्रिटिकल एडिशन क्यों कहा गया है महाभारत? देखो, जो महाभारत लिखी गई है ना, वो संस्कृत में लिखी गई है, और मतलब लिखी संस्कृत में गई है, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखी गई है, जैसे कि फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल टू केरला एंड तमिलनाडु. इतनी सारी लैंग्वेजेस में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है, मेनली संस्कृत में है. तो जो इंडियन संस्कृतिस्ट थे हमारे वी.एस. सुखतांकर, उन्होंने 1999 में सोचा कि वो महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन क्रिएट करेंगे, मतलब एक संस्कृत में सच में एक तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे. बहुत सारी स्कॉलर्स की टीम थी जिन्होंने मिलके महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है क्रिएट किया. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे वर्सेस जो है कलेक्ट किए. वर्सेस क्या होते हैं? श्लोक जो लिखे होते हैं. ठीक है, वर्सेस कलेक्ट किए, उनको कंपेयर किया. इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो सोचो संस्कृत में लिखी हुई थी, शुद्ध मतलब एकदम शुद्ध संस्कृत जिसे कहते हैं, उसको ट्रांसलेट करने में, उसे समझने में, उसको समझ के दोबारा फिर से लिखने में, किसी बुक में ट्रांसलेट करने में उन्हें कितना टाइम लगा होगा. सो इट टुक द प्रोजेक्ट ऑफ 47 ईयर्स टू कंप्लीट, मतलब सेंचुरी से हाफ. फिर भी कितना ज़्यादा टाइम है एक बुक को बनाने के लिए. 47 ईयर्स मायने रखते हैं किसी चीज़ के लिए. ठीक है, और कितने वर्सेस थे महाभारत में? 1 लाख वर्सेस थे, मैंने यहाँ लिखा भी है. 1 लाख वर्सेस मिले हैं, मतलब श्लोक थे इतने सारे. फुटनोट्स क्या होता है? वर्सेस के नीचे फुटनोट्स में ना ट्रांसलेशन की होती है हिंदी में, उसे फुटनोट्स कहते हैं. अपेंडिक्स, आप और बहुत सारे अपेंडिक्स भी मिले. अपेंडिक्स क्या होता है? आप अपनी बुक के लास्ट में देखोगे कि अपेंडिक्स लिखे होते हैं कि कौन सा सोर्स, कि ये इन्फॉर्मेशन कौन से सोर्स से ली गई है, तो उसे बोलते हैं अपेंडिक्स. ठीक है, इतने सारे अपेंडिक्स मिले हैं. इतने सारे डायलॉग्स हैं जो हमें बताते हैं कि उस टाइम पे डायलॉग्स किस तरीके से बोले गए थे, वो डोमिनेंट ट्रेडिशंस को प्रेजेंट करते थे, या डायलॉग्स क्या कैरेक्टराइज करते थे, कॉन्फ्लिक्ट या कंसेंसस. ठीक है, नरेटिव भी थी. क्रिटिकल एडिशन उन्हें मिला था वी.एस. सुखतांकर की टीम को. नरेटिव भी थी और डिटेक्टिव भी थी, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. ठीक है, ये तो हो गया द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. और मैं आपको बता दूं, महाभारत जो है ना सिलेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉमन वर्सेस थे उन्होंने सिलेक्ट किया, उनको पब्लिश किया वॉल्यूम्स में, और रनिंग ओवर
13,000 पेजेस तक थी महाभारत। तो सोच लो कितना ज़्यादा क्रिटिकल एडिशन है, कितनी मेहनत करी होगी उस टाइम पे स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने, लीडर्स ने, जो भी इनकी टीम थी वी.एस. सुखतानकर की, महाभारत को एक क्रिटिकल एडिशन में क्रिएट करने के लिए। यही हमने इंट्रो में पढ़ा है कि हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई तो किया था बट कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली उन्हें, और जैसे कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह से वॉल्स वगैरह पे उन्होंने मैरिजेस वगैरह, मतलब कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसी हैं जिनमें राजा महाराजाओं की मैरिजेस के बारे में भी पता चलता है, और जो कॉमन पीपल है उनके बारे में हम इतना पता नहीं लगा पाते क्योंकि उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता। सो क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, ये इतना ही है इस टॉपिक में। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज किनशिप एंड मैरिज, वेरिड रूल्स एंड मैनी प्रैक्टिसेस। किनशिप क्या होता है? व्हाट इज किनशिप? क्या आपको पता है किनशिप क्या होता है? किनशिप मतलब जैसे कि अब जो मेरे दादाजी थे, उनके दादाजी पर दादा पर दादा पर दादा, तो जो हम जो है ना उनके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं किनशिप। फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज, तो इसमें बताया गया है कि पहले लोग क्या खाते थे। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, मोस्टली एक फैमिली में 2, 3 या 4 जने होते हैं, बट पहले के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। सोचो अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल ले लें तो पांडवास 5 थे और कौरव्स अराउंड 101 ब्रदर्स, फिर मदर्स, फादर्स और उनके पेरेंट्स, कितनी सारी, मतलब इतने सारे लोग ज्वाइंट होके रहते थे। मतलब पहले के टाइम पे सोचो आप कि कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती होंगी। सो यही है फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज में। और जो कजन्स होते थे ना, जैसे आपके अंकल या आंट की जो बेटी है तो वो आपकी सिस्टर लगेगी, तो कज़न को बोलते थे किनफोक, ठीक है, मतलब जो हमारे कजन्स हैं उसे कहते थे किनफोक। इस टॉपिक में ये है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी क्या होता है? जिसमें नाम ट्रेस किया जाता है फादर के नाम से, फिर जो फादर के नाम होगा उसी के बेस पे सन का नाम रखा जाएगा, उसी के बेस पे मतलब उसके बेटे का नाम रखा जाएगा, ऐसे इसे बोलते हैं पैट्रिलिनी, ट्रेसिंग द नेम फ्रॉम फादर। ओके, द आइडियल मतलब पैट्रिलिनी में क्या हुआ था, क्या ये इम्पोर्टेंट था, क्या ये वैल्यूएबल था? वैल्यूएबल तो था, क्योंकि महाभारत की जो लड़ाई हुई है वो है ही इस पे कि जब पांडवास बोलते हैं कि हमारे पापा की डेथ हो गई थी, क्योंकि पांडवास उस टाइम पे पांडवास भी छोटे थे और कौरव्स भी छोटे थे, इसलिए कौरवों के पापा को जो है थ्रोन सौंपा गया था, बट उनका राइट नहीं बनता था, इसलिए कोई बड़ा नहीं था, इसीलिए उन्हें वो राइट सौंपा गया था। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू पैट्रिलिनी देखें तो वो यही कहते थे ना कि वो हमारे पापा का थ्रोन है तो तुम्हें कौरवास को नहीं मिलेगा। एंड एट द एंड पांडवास जीत भी गए थे इस महाभारत में, ठीक है। और ये कहाँ पे था? मतलब महाभारत कुरुस में, जो जनपद है ये दिल्ली के पास ही पड़ेगा, वहाँ पे। फिर अराउंड 6th सेंचुरी BCE से जो है पैट्रिलिनी को महत्व दिया गया, काफ़ी सारे जगहों पे पैट्रिलिनी जो है वो फॉलो किया गया। मतलब अगर फादर की डेथ हो गई है तो सन को मिलेगा, सन को अगर सन बड़ा हो गया उसका भी सन आ गया तो उसको मिलेगा, अगर सन छोटा है इन केस फादर थ्रोन नहीं संभाल सकते या डेथ हो गई है तो उसके किसी जानकार को मिलेगा, बट आफ्टर दैट उस सन का ही राइट होगा थ्रोन, ठीक है। सो ये बताया आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। अब आते हैं रूल्स ऑफ मैरिज कि पहले के लोग शादियां कैसे करते थे, क्या रूल्स होते थे, क्या रिचुअल्स होते थे, जो भी है हमें इंस्क्रिप्शंस में से मिला है। जैसे कि कौरवास हो गए, पांडवास हो गए। जैसे कि अगर मैं द्रौपदी की बात करूँ तो वो एक सिंगल लेडी थी जिनके 5 हस्बैंड थे। सो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री, प्रैक्टिस ऑफ नहीं कि जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हो। सो द्रौपदी इज अ सिंगल एग्जाम्पल, ओके। और उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री।
द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी में एक एक्सेप्शन भी बताई गई है हमें, मैं आपको बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ कि पैट्रिलिनी मतलब सन को मिलेगा सब कुछ, लेकिन जो चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने डिकिन एक रूलिंग एलाइट फैमिली में, मतलब एलाइट मतलब जो रिच होते हैं अमीर लोग, जो रूलिंग एलाइट फैमिली में डिकिन में उनकी शादी हुई थी वटका से, तो उन्हें प्रॉपर्टी मिली थी। मतलब वो हिस्ट्री में एक एक्सेप्शन केस मान लो प्रभावती गुप्ता, एक अपना ये दिमाग में सेट कर लो कि प्रभावती गुप्ता ऐसे सिंगल वुमेन जिन्हें राइट था कि उन्होंने लैंड ग्रांट करी, ठीक है। ये भी बताया था आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी में। रूल्स ऑफ मैरिज पे आते हैं, तो रूल्स मैरिज जनरली डॉटर जो है ना, उनको वो सोचते थे कि आउटसाइड द किंग, मतलब अपने गोत्र के अपने किन से बाहर मैरिज कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते थे, एक्सोगैमी। 4 टाइप्स ऑफ है ये, मैंने एक बताया द्रौपदी का पॉलीहेंड्री, सेकंड एग्जाम्पल के साथ बताया। अगर आपको वेरी शॉर्ट आ जाता है तो आप एग्जाम्पल में लिख दोगे कि पॉलीहेंड्री मतलब जिनके सेवरल हस्बैंड्स और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। एग्जाम्पल द्रौपदी, शी इज ओनली वन, कि जिनके 5 हस्बैंड्स थे पांडवास, ओके। और अगर एक्सोगैमी पे आते तो मैरिंग आउटसाइड द किंग, वो, ठीक है। उसके बाद जो है ब्राह्मण्स ने रूल्स जो हैं लोकल, जितने भी ये धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्रास हैं, ये ब्राह्मण्स ने ही तो लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। और ब्राह्मण्स जैसे कि ये हमारे इसमें ये भी पता चलेगा चैप्टर में, बेसिक चीज़ें, बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है ये आपके लिए। जैसे कि उस टाइम पे पहले पीपल्स को डिवाइड किया जाता था कि सबसे पहले ब्राह्मण्स आते थे, फिर जैसे वैश्यास हो गए, फिर ब्राह्मण्स, फिर हो गए क्षत्रियास जो किंग बनते थे, और उसके बाद आते थे वैश्यास, और शूद्र वो एकदम नीचे जाति के माने जाते थे। तो इसमें ये भी बताया गया है, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सब रूल्स जो हैं वो ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में कब लिखे, अराउंड 500 BCE में, ठीक है। उसके बाद है संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन अगर हम माने, या सबसे इम्पोर्टेंट बुक, तो वो है मनुस्मृति, जो कब कंपाइल की गई थी, अराउंड 200 BCE एंड 200 CE। कीप इन माइंड, ये वेरी शॉर्ट ना आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, सॉरी, ओके। सो आप इसे याद रखना, मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन अराउंड 200 BCE एंड 200 CE, ठीक है। मैरिंग आउटसाइड द किंग, इसने एक चीज को बढ़ावा दिया था, गिफ्ट ऑफ डॉटर, मतलब कन्यादान। फादर्स जो हैं वो अपनी डॉटर्स का कन्यादान करते थे, ठीक है। अब 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आते हैं धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रस में, हमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज भी मिली है, जिसमें 1st, 4th, 5th, 6th, ये 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो है ना वो गुड समझी जाती हैं, वो कंसिडर्ड एज गुड। उसके बाद जो बचती है ना 2nd, 3rd, 7th, 8th, दीज वर कंसिडर्ड एज कंडेम्ड, या मे बी ये वो लोग अपनाते होंगे जो ब्राह्मण्स के रूल्स फॉलो नहीं करते होंगे। फर्स्ट में क्या है, जैसे कि कन्यादान हो गया, सेकंड में कि फादर की ड्यूटी है कि वे अपने डॉटर की शादी अच्छे से करें। ये सब आपके बुक में साइड में एक ब्लू कलर का पैराग्राफ बॉक्स है, उसमें आपको इन चारों मैरिजेस के बारे में पता चल जाएगा। 5th में हो गया कि दोनों ब्राइड एंड ग्रूम को फादर से आशीर्वाद लेना है। सो ये सब जो है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में बताया गया है। गोत्र भी होते हैं हमारी फैमिलीज में, कि ये फैमिली का ये गोत्र है, ये फैमिली का ये गोत्र से आप आई नो अवेयर होंगे। सो अब हम पढ़ेंगे कि वुमेन्स का गोत्र, द गोत्र ऑफ वुमेन 2.4। अब क्या हुआ, अराउंड 1000 BCE से जो है ना पीपल्स जो हैं वो गोत्र में डिवाइड होने लगे, स्पेशली आफ्टर ए वैदिक सीर। मतलब एक वैदिक सीर के अकॉर्डिंगली पीपल्स ने, ब्राह्मण्स ने जो ये भी रूल्स बुक्स वगैरह कंपाइल की थी, उसी के अकॉर्डिंगली लोगों को गोत्रों में डिवाइड किया गया, ठीक है। 2 रूल्स अबाउट मैरिज, क्या मैरिज के रूल्स दिए गए हैं वुमेन के लिए। वुमेन जो है वो शादी के बाद जो है अपने
फादर का गोत्र जो है उसे छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेंगी. फर्स्ट रूल इज वन, वाइफ शुड अडॉप्ट हिज हस्बैंड गोत्र. एंड सेकेंड, जिसका सेम गोत्र है वो मैरी नहीं कर सकते, मतलब उनकी शादी पॉसिबल नहीं है, ऐसा ब्राह्मण्स ने बताया है, मतलब अपनी बुक्स में लिखा है. ठीक है, ये हो गए फर्स्ट रूल. और सेकेंड रूल ये कि सेम गोत्र वाले मैरिज नहीं कर सकते. एंड फर्स्ट की जो भी है गोत्र फादर का, उसे अगर मैरिज से पहले तो लड़की अपना ही गोत्र लगाएगी, लेकिन जब शादी हो जाएगी लड़की की तो उसे अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सतवाहन्स वर पॉलीगनस. सतवाहन्स जो थे जिन्होंने अराउंड 200 BCE में रूल किया था डेक्कन में, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 2 में भी बताया इनके बारे में. ठीक है, वो पॉलीगनस थे. पॉलीगनस क्या होता है, ये भी एक फॉर्म आ गई मैरिज की, टाइप्स ऑफ मैरिज में ये थर्ड है. मोर देन वन वाइफ. पॉलीगनस मतलब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ. मतलब पहले के टाइम पे तो राजाओं की कितनी सारी रानियां हुआ करती थी, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके मोर देन वन वाइफ हुआ करती होंगी. तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी है कि जिन्होंने अपने फादर का गोत्र एडॉप्ट शादी के बाद भी रखा था, जैसे कि गौतमा एंड वशिष्ठा. सतवाहन्स की जो वाइफ्स थी ना, उनके फादर का गोत्र था. मतलब कुछ वाइफ्स ऐसे भी थी जिन्होंने अपना गोत्र चेंज नहीं किया था, तो उसका एग्जाम्पल है गौतमी एंड वशिष्ठा. ठीक है. अब एंडोगैमी इन साउथ इंडिया. लेकिन ब्राह्मण्स ने तो क्या बोला था कि जो सेम गोत्र के हैं वो मैरिज नहीं कर सकते, राइट, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स, राइट. और अगर हम साउथ इंडिया में देखें, साउथ साइड, तो एंडोगैमी यूज होता था. ये हो गई फोर्थ फॉर्म. एंडोगैमी मतलब मैरिज विद इन ए यूनिट किंग फोक. मतलब वो चाहते थे कि वो अपना ही किंग जो है, किन मतलब जो भी उनका फैमिली है, जैसे मैंने आपको किंग फोक बताया कि हमारी ही फैमिली डेवलप, वो अपनी फैमिली को डेवलप करने के लिए जो है एंडोगैमी अडॉप्ट किया करते थे. ओके, सो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में ना 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हो गई, जिसमें से फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 4 गुड समझी जाती थी, 4 बैड थी. उसमें ऐसा कुछ था, राक्षस विवाह टाइप्स ऐसी उसमें है. और गुड जो है वो गुड वाली ही है, जो ब्राह्मण चाहते थे कि सब लोग जो है वो फॉलो करें. अब मैं बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ मैरिज कौन सी थी. एक्सोगैमी, मैरिंग आउटसाइड द किन, मतलब अपने गोत्र के बाहर मैरिज कराना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, राइट. अगर हम सेकंड पढ़ें तो वो हो गई पॉलीगनस. फर्स्ट, सेकंड पॉलीगनस, मोर देन वन वाइफ. ओके. और अगर हम थर्ड पढ़े तो पॉलीएंड्री, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, द्रौपदी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स. शी इज ऑल्सो ओनली द सिंगल एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएंड्री. ओके. थर्ड, फोर्थ क्या हो गई, एंडोगैमी, मैरिंग विद इन ए यूनिट, जो अपने किंग में, अपने ही फोक में अपने बच्चों की मैरिज कराया करते थे. तो ये 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस है, मैंने आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. होप यू गाइस कैन ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं 2.5, विच इज़ वर मदर्स इम्पोर्टेंट. क्या मदर्स उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी? वेल, देखो, मदर्स का ऐसा रोल है ना हमारी लाइफ में कि मदर्स सबकी ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट क्वेश्चन मार्क है. और मैं बताऊँ, वर मदर्स इम्पोर्टेंट, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, द गोत्र ऑफ वुमेन, रूल्स ऑफ मैरिज, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं ना सबसे इजी है. एंड या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में इन दोनों का कॉम्बो आ जाता है इन टॉपिक्स का. तो आप ये टॉपिक्स तो पढ़ के जाना ही जाना. और ये मैंने, आप देख रहे होगे कि हर पैराग्राफ में, हर लाइन में कोई ना कोई टर्म जो है अंडरलाइन की है. सो ये मैंने क्यों अंडरलाइन की है, ये मैंने अपनी हिस्ट्री की कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, इफ़ यू हैव वांट टू स्कोर गाइस 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 99, तो सोचो कि जो टॉपर्स होते होंगे वो कुछ तो अपने आंसर शीट में ऐसा लिखते होंगे ना कि उन्हें 100 आउट ऑफ 100 मिलता होगा. तो वो स्ट्रैटेजीज को पिक करना स्टार्ट करो, तो वैसे भी सिलेबस कम हो गया, ईजी रहेगा आपके लिए. तो मतलब जो आंसर की टर्मिनोलॉजी है ना, उसको हमेशा अंडरलाइन करके आओ, आंसर पॉइंट में लिखो. सो एग्जामिनर जो है उसे लगेगा कि हाँ, उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा.
उसे इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती हैं, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा कि जो मेन टर्मिनोलॉजी है बच्चे ने वही अंडरलाइन करी है, तो एग्जामिनर बहुत खुश होकर मार्क्स देते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी बुक में, अपने नोट्स में जो है अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए मैंने सब अंडरलाइन किया। सो हम कौन से टॉपिक पे थे? 2.5 पे थे हम, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट। अब जो है ना, सतवाहन्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रिमोनिक्स। मैट्रिमोनिक्स क्या होता है? नेम डिराइव्ड फ्रॉम मदर। पहले हमने पैट्रिलिनी पढ़ा था, बट जो सतवाहन्स थे उनके नेम्स कहाँ से लिए गए थे? अपनी मदर्स के नेम से, मतलब मैट्रिलिनी। सतवाहन्स मैट्रिमोनिक्स थे, और जो प्रोसेस है अपनी मदर के नेम से अपना नेम रखना, तो उसे हम कहेंगे मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी मदर के नाम पे, मदर के नाम से अपना नाम रखा गया हो। और अगर पैट्रिलिनी तो वो आपको पता ही है, महाभारत इसका एग्जाम्पल है। फादर के नेम्स पे अपना नेम रखना। सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. होप you guys understand this. So if you guys like it, please give a big thumbs up on it. Do comments on my video. Subscribe Study Time with Ananya. Share Study Time with Ananya. Thank you.